ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन कुमार सिंह। योगी चले विदेश, 27 पर नया क्लेश। इस खबर की तरफ बढ़ने से पहले आपको यूपी से आई एक बड़ी खबर दिखाते हैं। नाबालिग से यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आ गया है। शंकराचार्य ने कहा कि फर्जी केस दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, अपनी सच्चाई पर भरोसा है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं और इस एफआईआर के आदेश पर शंकराचार्य ने भी अपनी सफाई दी है। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे, ऐसी क्या बात है। हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। बहु माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। शंकराचार्य पर एफआईआर की लड़ाई यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा सकती है। वहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब लंबा समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही 27 को साधने की राजनीति तेज है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी क्लेश देखने को ना मिले। अब कल सीएम योगी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का लक्ष्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। सीएम योगी विकास और विरासत के बहाने 27 में सत्ताधीश बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटर यानी ब्राह्मणों के बीच अपना निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाते हैं सम्मान तपोबल से, होतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य इस सरकार के अहंकार ने न केवल उनका अपमान किया, उनके जो शिष्य बटुक उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। लगता यह है कि सीएम योगी के जापान दौरे पर जाने के बाद प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का शोर और तेज होने वाला है, क्योंकि बटुक सम्मान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में जो नई चिंगारी छोड़ी है, अब उसकी लपटें एक नया राजनीतिक तूफान उठा रही हैं। ब्रजेश पाठक ने तो बटुकों के सम्मान से अपने वर्ग की राजनीति को साधने की कोशिश की। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की तरफ ले गई। अब ब्राह्मणों के मसले पर बीजेपी में गुटबाजी का एक और संकेत मिला है। शंकराचार्य विवाद और बटुकों की शिखा खींचने के मसले पर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। मुख्यमंत्री से बटुकों की शिखा खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य विवाद के बहाने ब्राह्मणों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पीडीए वर्ग को नया सियासी संदेश देने की कोशिश में लगते हैं, क्योंकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने इसके संकेत दिए। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, लेकिन सोचिए अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने न केवल उनका अपमान किया, उनके जो शिष्य बटुक और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया।
एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद को लेकर बयान दिया था और ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान पर निशाना साधते हुए दोनों डिप्टी सीएम से इस्तीफा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव अपने बयानों से लगातार यूपी के ब्राह्मण वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रविवार से यूपी में ब्राह्मण वोटों की लड़ाई एक नए फेज में प्रवेश करने वाली है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली में 10,000 ब्राह्मणों का आह्वान है। इसके साथ ही 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। तो जो विद्वत्ता गुणवत्ता ब्राह्मण में है वो समाज में एक दिशा देते हैं। जो समाजवादी पार्टी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, ये सभी लोग अपने अधिकार के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए कल इकट्ठा हो रहे हैं। ब्राह्मण वोटों को लेकर अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत यूपी के सभी दलों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हर पार्टी खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। किसी भी समाज के साथ अगर कहीं से भी नाइंसाफी होती है तो हमारी नेता माननीय बहन जी सबसे पहले आगे आती हैं। बाकी लोग तो बाद में राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए आते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सूबे के मंत्री हैं और वो कब कहाँ कौन सा बयान दे दें, उनके अपने सुबह कई बातों पे वो शाम को नहीं ठहरते, शाम कई बातों पे सुबह नहीं ठहरते। वो किस जाति का उद्धार करेंगे? सर्वप्रथम वो अपने दोनों बेटों का उद्धार कर रहे हैं, अभी उन्हीं का उद्धार कर ले, फिर इसके बाद वो किसी जाति और जमात का उद्धार करने की सोचे। दरअसल बीजेपी में हुए ब्राह्मण विधायकों के सहभोज के बाद इन दलों को लग रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी उसके साथ खड़े दिखने की होड़ में जुटी है। अब चूंकि ब्राह्मण एक बड़ा चंक है और ये शिफ्ट हो सकता है, तो चाहे सपा हो, बसपा हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, सभी इसीलिए ब्राह्मणों पे डोरे डाल रहे हैं और अपना दरवाजा खोल के उन्होंने रखा है कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे और पूरा सम्मान देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आसार ये है कि सीएम योगी के जापान से लौटने के बाद यूपी की चुनाव लड़ाई फुल फेज में आएगी। तब तक देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में ब्राह्मण वोट की पॉलिटिक्स किस धुरी पर घूमती है। एआई समिट में शुक्रवार को हुए हंगामे की लड़ाई अब ऑल इंडिया प्रोटेस्ट तक आ गई है। यूथ कांग्रेस के टी शर्ट लेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। आज बीजेपी ने दिल्ली से लेकर जयपुर और नागपुर से लेकर सूरत तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस घटना पर जहां बीजेपी ने कांग्रेस को गद्दार बताने वाली राजनीति की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे किरदारों को अपने कवच के तौर पर आगे लेकर आई है। शुक्रवार को भारत मंडपम के भीतर एआई समिट में कांग्रेस का हंगामा हुआ। शनिवार को देश भर में सड़कों पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पूरे देश में बीजेपी के प्रदर्शन का जो दृश्य शनिवार को दिखा, उसकी स्क्रिप्ट शुक्रवार को ही लिख दी गई थी। एआई समिट में कांग्रेस के टी शर्ट लेस और बनियान में किए गए हंगामे पर बीजेपी आग बबूला थी। बीजेपी यूथ कांग्रेस के हंगामे के बाद से ही इसे देश के अपमान का नैरेटिव देने में जुट गई थी। इसी रणनीति को और आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन का रास्ता चुना। सुबह से ही देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में सबसे ज्यादा टकराव मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, पानी की बोतलें फेंकी गईं, पत्थर चलाए गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में कुछ पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई हैं।
कांग्रेस कार्यालय के पास में विरोध प्रदर्शन था। यहाँ पे बैरिकेड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था इंश्योर की गई थी। अचानक कुछ रूमर मॉन्गरिंग हुई और उसमें कुछ पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष से भी कुछ पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से 1-2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं इसमें, और जैसे ही पुलिस के पास जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर राजधानी दिल्ली में सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने अकबर रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। आरपीएफ की तैनाती की गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। ये कांग्रेस वाले देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, देश की प्रगति नहीं देखना चाहते। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस गद्दार के पोस्टर भी दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने बहुत घटिया राजनीति करते हुए यहाँ पे जो किया, आज उन्होंने कपड़े उतार के खुद नंगे नहीं हुए, पूरे देश को उन्होंने नंगा करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता इसका हिसाब लेगी। दिल्ली के अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से नीचे गिर गए। यहाँ भी काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनातनी बनी रही। अगर ऐसी कुंचित मानसिकता से देश का विरोध करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बाहर निकलना बंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ और बड़े प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन का तापमान ज्यादा दिखा। गुजरात के सूरत में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ हल्ला बोला। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की। पर राहुल गांधी की हमेशा से देश विरोधी मानसिकता रही है और देश की छवि का ध्रुमिल हो, खराब हो, इसका हमेशा उन्होंने प्रयास किया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, एक कार्यक्रम भारत देश का था। जिस तरह से उसने भारत देश का विरोध किया है उसकी वजह से हमने उसका पुतला दहन किया हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को आरएसएस से जुड़े मानहानि के मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी थी। राहुल गांधी पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इन शहरों के अलावा हैदराबाद, नागपुर, पटना और यूपी के अमेठी समेत कई जगहों पर बीजेपी ने कांग्रेस को गद्दार बताते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस भी बनियान वाले प्रदर्शन और बीजेपी की आक्रामकता के बावजूद बैकफुट पर नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी भले ही कांग्रेस के खिलाफ इस लड़ाई को बड़ा करने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस इससे बैकफुट पर नजर नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस के नेता भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट का बचाव कर रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के अपने अटैक को आगे बढ़ा रही है। कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे। भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। बीजेपी की कोशिश है कि एआई समिट में हुए हंगामे की लड़ाई को बड़ा किया जाए। विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जाए। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में नजर नहीं आ रही।
शुक्रवार को एआई समिट में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए थे। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, लिखा द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने अपने कृत्य की तुलना भगत सिंह और महात्मा गांधी के विचारों से कर दी। दोनों किरदारों की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर अपने प्रदर्शन को सही बताते हुए पोस्ट किए। इस प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं की शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी हुई। इनमें कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं। हरदीप सिंह पुरी मस्त को आरोपियों के वकीलों की दलील थी कि सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। राइट टू प्रोटेस्ट इन लोगों का अधिकार है, पुलिस को रिमांड देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की दलील थी कि ये लोग एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे। आरोपियों ने नेपाल के जैन जी की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए। इन दलीलों के साथ दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की। बाद में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए चारों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 5 दिन की दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। मूव करेंगे उससे पहले यहाँ पे मूव करना है, पहले ऑर्डर तो देखें। ऑर्डर की तो शक्ल नहीं देखी है, एफआईआर की शक्ल नहीं देखी अभी तक। इतनी बार मांग चुके हैं, आज तक एफआईआर अभी तक नहीं दी है। जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है उससे पता चलता है कि सीधे पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है दिल्ली पुलिस। अब पुलिसिंग छोड़ के किसी की सिक्योरिटी गार्ड बन चुकी है दिल्ली पुलिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर्ट की लड़ाई तो फिलहाल यहाँ तक आकर रुक गई, लेकिन इस पर छिड़ी सियासी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस इस हरकत को सही ठहरा रही है और देश को बदनाम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये जो काम है, हरकतें हैं, शर्मनाक है। ये गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत देश का खिलाफ प्रहार है। इसलिए घोर पाप काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करी है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन, और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। लेकिन ये लफंगों के पार्टी सिर्फ 3 शब्द में उनको समाप्त करते हैं: ब्रेनलेस, टॉपलेस, शेमलेस। ब्रेनलेस, टॉपलेस, शेमलेस। ये शेमलेस 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 कांग्रेस पार्टी है। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के बारे में कहा है कि नौजवान उत्तेजित थे। फिलहाल लगता यह है कि ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों में देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी से देश के अपमान का नैरेटिव देते हुए कांग्रेस को लगातार घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। यूजीसी के नए नियम तर्कसंगत है या नहीं, इसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को इसमें सियासत की सीढ़ी नजर आ रही है, इसलिए वो इस मुद्दे को सुलगाए रखना चाहते हैं। लखनऊ में यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो इस प्रदर्शन को सियासी रंग दे रही थी। जो एक काला कानून लाए हैं यूजीसी का, इसको वापस लें। जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, तो लाखों युवा तैयार है जेल भरने के लिए। यूजीसी कानून को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। इस बार हंगामा हुआ देश के सबसे बड़े सूबे और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यूजीसी के विरोध में आज सवर्णों का विरोध परिवर्तन चौक पर जारी है। अब देखिए, यहाँ पर सवर्ण मोर्चा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन में जो हाथों में इनके तख्तियां हैं उसमें इनकी मांग है कि ये जो कानून है इसको वापस लो। अब देखिए, काला कानून वापस लो, हाथों में इनके पोस्टर हैं। सवर्ण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। देखिए, यहाँ पर जो
सवर्ण मोर्चा के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको यहाँ पर आप देखिए हिरासत में लिया गया है। क्या रहे आप? हमको नहीं पता है कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन ये जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, तो लाखों युवा तैयार है जेल भरने के लिए। आप लोगों को किसी वापस चाहिए, बस इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए यहाँ पर जो बनाया गया है नियम, ये नियम बहुत गलत है। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को हिरासत, कोई बात नहीं। सवर्ण समाज के इस प्रदर्शन में अलंकार अग्निहोत्री भी शामिल हुए। संक्षेप में अलंकार अग्निहोत्री के बारे में जान लीजिए। ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, इस्तीफा देकर राजनीति की दुनिया में कदम रखने का मन बनाया और अब इन्हें यूजीसी आंदोलन में भविष्य दिख रहा है। ये देश की निकम्मी केंद्र की जो सरकार है, छद्म सनातनी सरकार। प्रदर्शन करने वाले कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के खिलाफ हैं। बात सवर्णों की है तो यूजीसी की इस जंग में धर्मगुरु भी शामिल हो गए। रामभद्राचार्य तो इस लड़ाई को गृह युद्ध तक ले गए। गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी, और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। एक्ट ही वापस लेना चाहिए, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे बीएड पीटीसी वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं, बताओ ना, कितने साल हो गए? 8 साल से। ये कानून गलत नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई धरना करने की जरूरत तो मैं नहीं समझता हूँ। भाई अगर कोई गलत करेगा तब उसकी जांच होगी, और जांच करने में हमारे हर समाज के लोग रहेंगे। तो इसमें मैं गलती सरकार की मानता हूँ। सरकार अगर इस चीज़ को समझा बुझा करके फिर ये कानून लाई होती तो शायद आज न एससी, न एसटी, न ओबीसी और न तो सवर्ण। यूजीसी पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। शंकराचार्य पर विवाद और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में 27 की सत्ता के लिए सवर्ण वोट पर नजर गड़ाए हुए हैं। उधर करणी सेना ने 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में यूजीसी रोल बैक महा आंदोलन का ऐलान कर माहौल को और गरमाने की तैयारी कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात होगी सड़क पर दौड़ती मौत की, जिसके लिए जितना हमारा बीमार सिस्टम जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार वो माता पिता भी हैं जो अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी बिना ये सोचे पकड़ा देते हैं कि उनके बच्चे की एक गलती किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है। पर वो हादसा हुआ जहां 23 साल के साहिल की जान चली गई। रील बनाने का नशा, हाई स्पीड में गाड़ी भगाने का नशा, एक दूसरे से आगे निकल जाने का नशा कुछ लोगों को पल भर की खुशी तो देता है, लेकिन कुछ को जिंदगी भर का गम। दिल्ली में स्कॉर्पियो सवार नाबालिग की टक्कर से एक युवक की जान चली गई, उसकी मां बेसहारा हो गई। तो मुंबई में नाबालिग ने एक महिला को विधवा बना दिया। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वो नाबालिग जिसके हाथ पे कार की स्टीयरिंग थी, या जिन्होंने उसे कार की चाबी दी वो माता पिता, या फिर वो सिस्टम जो केवल हादसों के बाद ही जागता है? दिल्ली में तेज रफ्तार कार बाइक सवार को टक्कर मारती है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। जानते हैं कार कौन चला रहा था? एक नाबालिग। मुंबई में तेज रफ्तार कार स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मारती है, पति की मौत हो जाती है। यहां भी कार एक नाबालिग चला रहा था।
मतलब इन दोनों घटनाओं में जो एक बात सामान्य है वो ये कि कार नाबालिग चला रहा था। तो सवाल ये है, इन मौतों का असल जिम्मेदार कौन है? वो नाबालिग जो कार चला रहा था, वो माता पिता जिन्होंने अपनी नाबालिग बच्चे को कार की चाबी दी, या फिर वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई नाबालिग कार की स्टीयरिंग पकड़कर एक्सीलेटर दबाकर सड़क पर यमराज बनकर ना घूमे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। अगर हो रहा होता तो ये हादसे नहीं होते, ये मौतें नहीं होती। इन घटनाओं में कार चला रहे नाबालिग से ज्यादा वो माता पिता जिम्मेदार हैं जो अपने नाबालिग बच्चे को कार की चाबी दे देते हैं। दूसरा वो सिस्टम जिम्मेदार है जो सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके बैठा रहता है। लेकिन क्या इन हादसों के बाद माता पिता ने कोई सबक लिया? क्या इन हादसों के बाद हमारा सिस्टम जागा? तो जवाब है नहीं। इस तस्वीर को देखिए। एक स्कूटी में 5 छात्र सवार हैं। पहला कानून ये तोड़ा कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना। दूसरा कानून तोड़ा कि स्कूटी छात्र चला रहा है तो यकीनन नाबालिग होगा। तीसरा कानून तोड़ा, नाबालिग है तो उसका लाइसेंस नहीं होगा। चौथा कानून तोड़ा, मतलब ये लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उससे भी ज्यादा ये अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन ना इनके परिजनों ने स्कूटी की चाबी देने से पहले सोचा इनके बच्चे कुछ ऐसा करेंगे, न किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने इन्हें रोका, जिसका नतीजा आपके सामने है। कुछ ऐसी ही हरकत करते मुंबई के इन लड़कों को इनके परिजनों ने रोक लिया होता तो 33 साल के धूमिल पटेल आज जिंदा होते। 5 फरवरी की रात धूमिल अपनी पत्नी मीनल के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। तासा पाइपलाइन रोड पर सुमैया कॉलेज के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति पत्नी उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत इलाज के लिए राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए घाटकोपर के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन 10 दिन बाद धूमिल की मौत हो गई। दिल्ली हादसे में तो एक मां की दुनिया ही उजड़ गई। उनका 23 साल का बेटा साहिल एक्सीडेंट में मौत का शिकार हुआ। साहिल 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग ने साहिल की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो चला रहा नाबालिग हादसे के वक्त रील बना रहा था। साहिल को टक्कर मारने के बाद उसने एक कार को भी टक्कर मारी, जिसका ड्राइवर भी बुरी तरह जख्मी है। यहीं पर वो हादसा हुआ जहां 23 साल के साहिल की जान चली गई। दरअसल सामने स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी और यहीं पर साहिल भी गुजरते हैं। आसपास जो है वो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, बहादुर शाह यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है। साथ ही साहिल जो है वो अपनी बाइक पर सवार थे। सामने स्कॉर्पियो गाड़ी है वो चल रही थी और उसके सामने एक टैक्सी भी थी जो यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसकी भिड़ंत बहुत तेजी से उस सामने मौजूद टैक्सी से होती है और टैक्सी चालक जो है वो भी अभी अस्पताल में मौजूद है। उसकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो तक टूट गई हैं और उसका इंदिरा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे आगे जो हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। हादसे के बाद नाबालिग होने की वजह से उसकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेशी हुई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। बाद में 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर उसे जमानत भी मिल गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछा गया तो डॉक्यूमेंट सारे देखे गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने थी। इसके बाद आईओ ने उसको अप्रहेंड करके जो जुवेनाइल है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसी दिन उसको ऑब्जर्वेशन होम के ऑर्डर्स कर दिए। 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ही एग्जामिनेशन के बेसिस पे उसको अंतरिम रिलीफ दे दिया। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। इससे पहले मर जाना चाहिए था।
तो जिसने इस माँ से उसका बेटा छीना, उस नाबालिग ने आराम से रील बनाते हुए एक्सीडेंट किया। अब वो आजाद घूम रहा है और ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में इंसाफ मिलना भगवान मिलने के बराबर है। एक माँ को अपने बच्चे को ऐसे देखना पड़े, बिना बच्चा उड़ा के, किस हालत में वो वीडियो पब्लिक भेज रही है मुझे। लोगों से वीडियो नहीं देखा जा रहा, मैं अपने बच्चे को लाइव देख के आई हूँ, उस हालत में पड़ा हुआ वहां पे रोड पे। सिस्टम से सवाल ना उठाने का कोई रीजन है मैडम? आप बताइए मुझे, क्यों नहीं उठाओगे सवाल? अगर हमारा सिस्टम नकारा नहीं होता तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता, कानून का ठीक से पालन होता, लोगों में कानून का डर होता, तो क्या किसी माता पिता की मजाल थी वो अपने नाबालिग बेटे को कार की चाबी देते? क्या नाबालिग की हिम्मत होती कि वो सड़क पर इस तरह यमराज बनकर घूमता? इसीलिए बजाइए ऐसे सिस्टम की घंटी। सोचिए, दिल्ली में जिस स्कॉर्पियो कार ने साहिल को टक्कर मारी, उस पर 13 चालान पेंडिंग थे। जानकारी तो यह भी सामने आ रही है कि उसका लाइसेंस भी फर्जी था। अगर हमारा सिस्टम थोड़ा भी सचेत होता तो क्या ऐसा हो सकता था? इतने चालान पेंडिंग रह सकते थे, फर्जी लाइसेंस बन सकता था। लेकिन ऐसा हुआ जो एक नौजवान की मौत की वजह बना। इसलिए ऐसे लापरवाह सिस्टम के खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है। दिल्ली और मुंबई में हादसों के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो ये कि क्या हमारे देश में नाबालिग के हाथों रोड एक्सीडेंट में मौत पर सख्त कानून नहीं है? क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि नाबालिग किसी को कुचलकर आसानी से बच सकता है? क्यों उन माता पिता को कानून का कोई डर नहीं जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी थमा देते हैं? दरअसल कानून भी है, सजा का प्रावधान भी है, बावजूद इसके आरोपी क्यों बच जाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, उसमें बेईमानी का दीमक लग चुका है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली हादसा। नाबालिग ने जिस स्कॉर्पियो से हादसे को अंजाम दिया, उस पर पहले ही 13 चालान पेंडिंग थे। वो अक्सर इस गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाकर रील बनाता था, बिना चालान भरे धड़ल्ले से देश की राजधानी की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता था। सोचिए, सिस्टम दुरुस्त होता, इन चालान पर पहले संज्ञान ले चुका होता तो उसे पता चल जाता कि गाड़ी कौन चलाता है। लेकिन सिस्टम को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने की फुर्सत ही कहां है, फिर चाहे किसी की मौत ही क्यों न हो जाए। सिस्टम के नकारेपन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों से एबीपी न्यूज को खबर मिली है कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था। नाबालिग होने के कारण आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता था। ऐसे में पिता ने यूपी जाकर जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। अब जाली ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही तो नहीं बना होगा, जाहिर है इसके लिए नाबालिग के पिता ने या तो रिश्वत दी होगी या बड़ा सोर्स लगाया होगा। आरोपी जो जुवेनाइल बताया जा रहा है, जिसकी 17 साल उम्र बताई जा रही है, दरअसल उसने नई गाड़ी लेने की जिद की थी अपने पिता से और बर्थडे था उसका, इसलिए उसे नई गाड़ी कुछ दिनों पहले ही खरीद कर दिलाई गई थी। जुवेनाइल होने की वजह से उसको रोका जाता, इसलिए उसके पिता ने उत्तर प्रदेश जाकर उसका एक जाली लाइसेंस भी बनवाया था जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। लिहाजा किस तरह से कानून को ताक पर रखते हुए पिता और बेटा लगातार ऐसे काम करते रहे हैं। मतलब इस मामले में वो पिता भी उतना ही आरोपी है जितना उसका नाबालिग बेटा। लेकिन अब तक पुलिस ने पिता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जबकि कानून कहता है कि ऐसे मामलों में पिता को सजा होनी चाहिए। 2019 में लाया गया मोटर व्हीकल संशोधन कानून दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह लागू है। इस कानून की धारा 199A के मुताबिक अगर किसी नाबालिग से एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए आरोपी के अभिभावक या गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। कानून के तहत अभिभावक को 3 साल तक की सजा और 25,000 जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत नाबालिग से एक्सीडेंट होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जाएगा। जिस नाबालिग से हादसा हुआ है उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
पुलिस ने इसी कानून के तहत मुंबई में नाबालिग के पिता पर केस दर्ज कर उसे जेल भेजा है। इससे पहले 2024 के पुणे पोर्श केस में भी नाबालिग के पिता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। लेकिन दिल्ली में नाबालिग के पिता को 24 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस कह तो रही है कि पिता को मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोपी बनाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कब। जो जुवेनाइल गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो, उसके फादर को भी इमीडिएटली बाउंड डाउन किया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और उसके बाद उस पे एमवी एक्ट के तहत जो भी लीगल प्रोसीडिंग बनती है उसको किया जा रहा है। इसमें कोई शकोशबा नहीं कि नाबालिग के हाथ में किसी कीमत पर कार की चाबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहानी नाबालिग तक ही खत्म नहीं होती। हमारे सामने अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिखाती हैं कार सवार किस हद तक लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं। और इस थार सवार को ही देख लीजिए, ये रॉन्ग साइड चल रहा है और उसके पीछे की हनक भी बता रहा है। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिपर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। यकीन करो भाई, 20 लाख रुपए सिर्फ स्टोरबाजी की दे रखे हैं हमने। इसी तरह ये स्कॉर्पियो सवार बीच सड़क पर कार ऐसे लहरा रहा है जैसे अगल बगल कोई चल ही नहीं रहा हो। इसकी एक गलती किसी की जान ले सकती है। ये सब सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम लापरवाह है। इसलिए जरूरत है ऐसे सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने की, ताकि लोग सड़क पर ऐसी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें। अब बात देश के अन्नदाता की, जिसकी आंख के आंसू सूखते ही नहीं। किसानों की क्या बेबसी है, फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, पैदावार बम्पर हो जाए तो सही कीमत नहीं मिलती। मतलब हर हाल में हार किसान की ही हो रही है। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक का किसान इस बार आलू की अच्छी खेती से खुश था, लेकिन जब वो अपनी फसल बेचने निकला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहीं आलू 2 से 3 रुपए किलो में बिक रहा है तो कहीं 6 से 7 रुपए किलो। हैरानी की बात तो यह है कि यही आलू किसान के हाथ से निकलने के बाद बाजार में 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। दिन रात धूप बारिश सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर देश का किसान खुद को खेत में झोंकता है, तब कहीं जाकर आपकी थाली में अन्न का दाना आता है। लेकिन उसके बदले अन्नदाता को क्या मिल रहा है? इस देश में अन्नदाता के साथ कैसा मजाक हो रहा है, इसका पता इससे चलता है कि कभी किसान को खाद नहीं मिलती, उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। सब कुछ ठीक हो, फसल अच्छी हो जाए तो उसे सही कीमत नहीं मिलती। यूपी हो, पंजाब हो या मध्य प्रदेश, हर जगह किसानों की एक ही समस्या है, एक ही दर्द है, उसे आलू की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। पंजाब में किसान को उसके आलू की कीमत 1 से 3 रुपए किलो मिल रही है, जबकि वही आलू बाजार में 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। एक एकड़ में आलू की फसल में करीब 40,000 का खर्च आता है, लेकिन आमदनी 20 से 25,000 रुपए ही हो रही है। मतलब लागत भी नहीं निकल पा रही। आलू की खेती जी देखो 4-5 किले अपने लाए हुए जी, तो तुम हम मंडिया के भाव देख लो जी। आलू साथों 2-3 रुपये किलो खरीदया, मंडिया च ही जाके 20-25 रुपये किलो बिकते आलू जी। साढ़े हुण पल्ला पूरा भी नहीं पै रहा जी। यही हाल मध्य प्रदेश के किसानों का है। यहाँ भी लागत निकालना मुश्किल हो गया है। हमने किसान से लेकर आखिरी खरीदार यानी कि आम आदमी तक से बात की तो पता चला कि कैसे 6 से 7 रुपए किलो खरीदा जाने वाला आलू आप तक पहुँचते पहुँचते 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो जाता है। लागत भी नहीं निकल रही है, फसल का दाम उचित मिल नहीं रहा है। आलू की इस थोक दुकान तक आया है और आखिर जानने की कोशिश हो रही है कि क्या वास्तव में किसान को उसकी पैदावार का सही दाम मिल रहा है। जो थोक व्यापारी हैं उन्हें आलू किस रेट में मिल रहा है। अभी जो आलू है आपके पास जो आ रहा है वो किस रेट में आ रहा है? 5-6 रुपए के आसपास किसान को मिल रही है, इससे ज़्यादा अभी नहीं मिल रही है। लगभग
10 रुपए किलो आता है, किराया खर्चा और मंडी बोर्ड का कमीशन मिला के 12-13 रुपए पड़ता है। कुछ मार्जिन नहीं है, वही 12 रुपए किलो हम लेते हैं, अभी चटा है 15 बेच रहा। आलू जो है वो कितने रुपए किलो आप खरीदते हैं? 15 रुपए 20 रुपए किलो कर। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता की कहानी भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी आलू 5-6 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में किसान क्या बेचे क्या कमाए? आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखना भी किसानों के लिए महंगा सौदा है। अभी लागत जो खेत में रकम लगी हुई है वो वसूल नहीं हो पा रही है। ये बताइए, आलू जो है क्या भाव बिक रहा है? मंडी ले जा रहे हैं या कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं अभी आप? अभी मंडी जा रहा है, अभी कोल्ड स्टोर में भी नहीं भर्ती हो रही है इसकी। ये होली के बाद इसकी भर्ती चलेगी जब आलू पक जाएगा, अभी कच्चा है। अभी कितने रुपए किलो बिक रहा आलू? ऐसे ही बिक रहा है ये मंडी के अंदर, वो 6 रुपए किलो। 6 रुपए। और पिछले साल क्या भाव बिका था? पिछले साल तो 15 रुपए 10 रुपए किलो बिका था होलसेल में। आलू बोए थे आपने, तो कैसी फसल हुई और इस साल जो है आलू क्या भाव बिक रहा है? फसल तो जो कुछ वही जैसी कुछ वही, मगर मद्दा बहुत है। अच्छा, मद्दा बहुत है। 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 10 का 1.25 किलो, 10 रुपए किलो फुटकर में। और मंडी में क्या भाव जा रहा है? मंडी में 5 रुपए किलो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, दिल्ली से 1 रुपए निकलता है लेकिन गरीब की झोली तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाता है। लेकिन किसानों के साथ तो उल्टा हो रहा है। उनसे 1 से 3 रुपए किलो आलू खरीदा जा रहा है, बाद में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों की इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आलू के लिए कोई एक राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, जिसके कारण किसान औने पौने भाव में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरत है कि इन किसानों की सुनी जाए ताकि इनकी फसल को सही दाम मिल सके। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।